हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन। टुडे आप लोगों का BEVAE 181 का एग्ज़ाम है 21 जुलाई को। काफ़ी लोगों के लिए ये लास्ट एग्ज़ाम होने वाला है, बैचलर्स वालों के लिए, और ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम है। एंड काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स हैं इस पेपर को लेकर, काफ़ी चीज़ें हैं। तो देखो, आज के वीडियो में मैं आप लोग को पहले तो क्लैरिफाई कर दूं, ये पेपर MCQ बेस्ड होता है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर। OMR शीट मिलती है, उसमें आपको आंसर को जो है कलर करना होता है, ऐसे ऐसे जो हम करते हैं सर्कल, वो ठीक है। सारे क्वेश्चंस करने कंपलसरी होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। 50 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ऑल्सो मैं आपको एक और चीज बता दूं, 2 घंटे मिलते हैं आपको पेपर में। कितने? 2 घंटे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। 2 आवर्स मिलेंगे पेपर में। ऑलराइट, पेपर आपको हो सकता है आपके एडमिट कार्ड पे 3 आवर्स लिखा हो, तो पर ऐसा नहीं है, 2 आवर्स ही मिलेंगे। जब आप जाओगे एग्जामिनेशन सेंटर पे तो वो आपको बोल देंगे कि 2 घंटे का ही पेपर है। ओके, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। आज की वीडियो में ना हम लोग दिसंबर 2024 का पेपर करने वाले हैं। अब आप कहोगे कि मैम आप इतना पुराना पेपर क्यों करवा रहे हो? तो देखो, ये वाला जो पेपर था ना, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर था आज तक का, BEVAE 181 का, इन्वायरमेंटल स्टडीज का। इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे वो काफी ज्यादा घुमा फिरा कर आए थे, तो समझने मुश्किल थे क्वेश्चंस। ओके, काफी लोगों ने नहीं स्कोर करा था इसमें अच्छा। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर करवा रही हूँ, ताकि अगर आप ये क्वेश्चन पेपर कर लोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मुझे कुछ तो आता है। ओके, आई नो कि देखो बहुत सारी यूनिट्स हैं, सबको कवर करना मुश्किल है। तो इसके लिए मैंने देखो 2 PDFs बना के ऑलरेडी सबको बता दिया है। एक मेरे पास हिंदी मीडियम का है, एक इंग्लिश मीडियम का है। इस PDF में मैंने हर यूनिट के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं। हर यूनिट, आपको मैं बता दूं, देखो टोटल आपके पास 14 यूनिट्स हैं, तो हर यूनिट के मैंने आपको 25 क्वेश्चन दे दिए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे पास ये PDF इंग्लिश मीडियम में भी है और मेरे पास ये PDF हिंदी मीडियम में भी है। ओके, तो अगर आप लोगों ने बिल्कुल तैयारी नहीं करी है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो आप ये PDF परचेज करो और ये वाले सारे क्वेश्चंस करना शुरू करो, ठीक है? क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में आता क्या है। ओके, अब हम बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं पेपर सॉल्व करने से लेकर, ठीक है? ये है आपका दिसंबर 2024 का पेपर। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों साथ साथ कराऊंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बेसिकली पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। प्लीज इस चीज का ध्यान देना पेपर में, ये नॉट वगैरह आप लोग पढ़ना भूल जाते हो, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? ऑल्सो हम लोग ऐसा करते हैं, आप लोग अपने आसपास या तो कॉपी पेन रख लो या फिर कमेंट सेक्शन खोल लो, और मैं आपको 2-3 सेकंड 4 सेकंड का टाइम दूंगी। पहले आप लोग क्वेश्चन आंसर करना, ओके, और फिर मेरा आंसर सुनना। और इससे आप लोगों को पता भी चलेगा कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो आपको वीडियो के एंड में मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ओके, कोई किसी को जज नहीं कर रहा, अगर आपके 25 में से 5 थे, एक भी नहीं थे, अभी आप तैयारी शुरू कर रहे हो, 1 हफ्ते का टाइम है हमारे पास, हम कर सकते हैं। ओके, पर आप बताओगे जरूर मेरे को। ऑलराइट, देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्यों में नहीं है, ठीक है? ऑप्शंस हैं लाइफ ऑन लैंड, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, या फिर जेंडर इक्विटी। ओके, हिंदी वाले ऑप्शन भी देख सकते हो आप, भूमि पर जीवन, स्वच्छ जल और स्वच्छता, सभ्य काम और आर्थिक वृद्धि, या फिर लैंगिक समता। ठीक है, हिंदी के ऑप्शंस भी दिख गए, इंग्लिश के ऑप्शंस भी दिख गए। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले आप लोग मुझे बताओ। अपने या तो कॉपी पेन पे लिख लो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, जहां पे भी लग रहा है वहां पे सॉल्व करो। तो मैं आपको बता दूं, देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जेंडर इक्विटी। ऑलराइट, जेंडर इक्विटी हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में नहीं आता। ओके, लैंगिक समता ये नहीं आता। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के देखो क्यों बोला गया है, सारा वर्डिंग का खेल है यहाँ पर। देखो, यूनाइटेड नेशंस ने ना हमें जो 17 डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, उनमें जेंडर इक्वालिटी ये दिया गया है। देखो, SDG की लिस्ट में ना हमें जेंडर इक्वालिटी दिया गया है, जेंडर इक्विटी नहीं दे रखा, ठीक है?
और यहाँ पे पेपर में हमें क्या दे रखा है, जेंडर इक्विटी। तो इक्वालिटी और इक्विटी का मीनिंग थोड़ा सा अलग हो जाता है। देखो, इक्वालिटी का मतलब है सबको इक्वल राइट्स देना, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, ये सब। लेकिन वहीं मैं इक्विटी की बात करूं तो इक्विटी मतलब जिसकी जितनी नीड है उसके हिसाब से सपोर्ट देना उसे, ठीक है, कि जितना जिसको रिक्वायर्ड है उतना। तो रियल लाइफ में इक्विटी इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हमें मिले हुए हैं, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए गए हैं, उसमें जेंडर इक्वालिटी है, इक्विटी नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 4 जो है इसमें करेक्ट माना जाएगा। जेंडर इक्विटी नहीं दे रखा हमें, ठीक है। याद रखना, जेंडर इक्वालिटी है, जेंडर इक्विटी नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया पेपर में, ऐसे ही घुमा फिरा के देते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। देखो, मैंने ये पेपर तो आप लोगों के पास होंगे ही, मैंने ना एक आंसर की बना दी है। ये आंसर की आप मेरे से ले सकते हो, ठीक है। बट इसके लिए भी आपको थोड़ा बहुत पे करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं रखूंगी मैं, बहुत मिनिमम अमाउंट रखूंगी। बट ऐसे करके आप ये आंसर की ले सकते हो अगर आपको ये चाहिए हो तो। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट। समझ आई बात? क्वेश्चन आसान है, ये सबसे आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरमेंट। क्वेश्चन के ऑप्शन है सिटीज, लेक्स, ऑर्चर्ड्स या फिर डैम्स। हिंदी वालों के लिए भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है? शहर, झील, बागान, बांध। ओके, पहले आप लोग आंसर करोगे। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सिटीज। अब ये क्यों है? देखो, ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो इस चीज को समझो। देखो, ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसा एनवायरनमेंट जो ह्यूमंस ने या तो डेवलप करा है या उसको चेंज करा है। तो अगर हम देखें ऑप्शंस में, तो लेक्स नेचुरल होती हैं, डैम्स नेचुरल होते हैं, ऑर्चर्ड्स नेचुरल होते हैं, है ना। लेकिन सिटी में हर चीज जो है वो ह्यूमन मॉडिफाइड है। रोड, बिल्डिंग, मार्केट सब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बनाएंगे। अब डैम्स में तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए बना रहे हैं ना, सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए सिटी सबसे जो है परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेक्स मोस्टली नेचुरल होती हैं, ऑर्चर्ड्स ये भी ह्यूमन बनाते हैं, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिटी सबसे ज्यादा ऑप्शन ऐसा है जो सही जाएगा इसमें, ठीक है। ऑर्चर्ड भी वैसे ह्यूमन ही बनाते हैं फल वगैरह उगाने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से सिटीज इसका आंसर है। ओके, तो ध्यान रखना, ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट सुनते ही आपके सबसे पहले ऑप्शन सिटी आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे भी शहर है इसका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। Who said that the term sustainable development is an oxymoron? अब देखो, ये बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर मैं देखूं तो आपके पेपर में क्वेश्चन बनता भी नहीं, क्योंकि ईवीएस के पेपर में आप इंग्लिश पूछ रहे हो। ओके, पर ये आपकी बुक में दे रखा है, इसलिए उन्होंने पूछा है। यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं, किस व्यक्ति ने कहा कि सत्ता विकास शब्द एक विरोधाभास है? ओके, ऑप्शन है मॉरिस स्ट्रॉन्ग, हार्मन डैली, एमएस स्वामीनाथन या फिर ग्रो हर्लेम ब्रंटलैंड। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप लोगों को मैं बता दूं कि इसका आंसर जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि काफी लोगों को लगेगा अरे ब्रंटलैंड लिखा है, ब्रंटलैंड कमीशन ने तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला आंसर दिया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला टर्म दिया था, तो सबको वो लगेगा। बट मैं आपको बता दूं, फोर्थ ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है इसमें आंसर। ओके, हिंदी वाले भी देख लो आप लोग, नाम तो सेम ही रहेंगे हिंदी इंग्लिश में। तो देखो, इसका आंसर है हरमन डैली। ऑलराइट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एन ऑक्सीमोरॉन। अब सबसे पहले समझते हैं कि ऑक्सीमोरॉन होता क्या है। देखो, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है दो ऑपोजिट आइडियाज को एक साथ यूज करना। हरमन डैली का मानना था कि अगर अर्थ के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, बहुत मतलब एक लिमिट क्वांटिटी में है, तो हम कॉन्टिन्यूसली डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ऑक्सीमोरॉन बोला था, क्योंकि आप सस्टेन भी कर रहे हो। सस्टेन का मतलब क्या है कि जितना है उतने में रहो, और डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आगे बढ़ना, है ना। तो ये दोनों अलग शब्द हैं, तो इसलिए इसको ऑक्सीमोरॉन बोला गया। ओके, ध्यान रहेगा। मैं आपको और ऑप्शंस का भी बता दूं, तो देखो, मॉरिस स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा प्रमोट करा था। ओके, एम एस स्वामीनाथन ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ओके, और ग्रो हर्लेम ब्रंटलैंड ये बहुत
ध्यान रखना, इन्होंने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हमें डेफिनेशन दी थी। ओके, प्लीज गो, हार्लेम ब्रंटलैंड ने हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ओके, तो ये चीज ये ध्यान रखना। ऑल्सो अगर तुम्हें ट्रिक चाहिए तो मैं ट्रिक्स बता रही हूँ साथ साथ। देखो, डेवलपमेंट और डैली दोनों डी से शुरू हो रहा है, तो ये याद रखना। ओके, यहाँ पे भी ओके। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। Which one of the following is the biotic component? Very very easy question। बायोटिक, एबायोटिक बचपन में पढ़ा है हमने बहुत। ओके, हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? हिंदी वाले भी देख लो। मृतपोषी, जल, प्रोटीन, तापमान, या फिर सैप्रोट्रोफ्स, वाटर, प्रोटीन एंड टेम्परेचर। तो इसमें से कौन सा आपको करेक्ट लग रहा है? तो मैं बता दूं, इसका आंसर है सैप्रोट्रोफ्स। ओके, देखो पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, जो चीज सांस ले सकती है, जिंदा है। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। सैप्रोट्रोफ जो है ना, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड प्लांट्स और एनिमल को डिकम्पोज करते हैं, उनको मतलब खाते हैं एक तरह, ठीक है। इसीलिए ये बायोटिक कंपोनेंट है यहाँ पर। वाटर जो है कोई भी इंसानों में नहीं आता, नॉन लिविंग है। टेम्परेचर भी नॉन लिविंग है। और प्रोटीन एक केमिकल सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे सैप्रोट्रोफ आंसर होगा, मृतपोषी। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं बोला इज नॉट करेक्ट, यहाँ बोला है इज करेक्ट, यानी कि इन चार में से कोई एक स्टेटमेंट है जो सही है। ओके, क्या स्टेटमेंट है? सबसे पहला है ऑल इकोसिस्टम्स हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। दूसरा है इकोसिस्टम रिप्रेजेंट इनॉर्मस कंट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। An ecosystem having autotrophs and heterotrophs but no decomposers could be self-contained. या फिर ecosystems are self-sustaining because they are well insulated from outside influences। अब हिंदी वाले भी एक बार देख लो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लोग खुद ही ऑप्शंस पढ़ सकते हो और अपना आंसर जो है बता सकते हो। ऐसे ही इंग्लिश वाले भी प्लीज साथ साथ पेपर खोल के रख लो कहीं पे। ये रहा पेपर, फिर से देख लो क्या ऑप्शंस है और इसमें से सही ऑप्शन क्या है। तो मैं बता दूं, फिफ्थ का जो आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इकोसिस्टम रिप्रेजेंट्स इनॉर्मस कंट्रास्ट इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। ये इसका आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। परिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। अब इसका आंसर समझते हैं कि कैसे ये सही है। तो देखो, इकोसिस्टम ना बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे कि आप लगा लो एक पॉन्ड है, पॉन्ड बहुत छोटे से होते हैं। ओके, और बहुत बड़ा भी हो सकता है, जैसे कि एक फॉरेस्ट या फिर ओशियन। ओशियन आपको पता है कि कितना सारा ओशियन अभी भी हम लोगों ने देखा ही नहीं है, जाना ही नहीं है, उसके बारे में पढ़ा ही नहीं कभी। तो इसीलिए इकोसिस्टम साइज और कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में काफी वेरिएशन दिखाता है, यानी कि छोटा भी इकोसिस्टम हो सकता है, बड़ा भी इकोसिस्टम हो सकता है। ओके, अगर हम बाकी ऑप्शंस देखें तो बाकी ऑप्शंस गलत कैसे हैं? तो देखो, ऑल इकोसिस्टम हैज वेल डिफाइंड बाउंड्रीज, गलत। नेचर में इकोसिस्टम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती कि यहीं तक जो है पेड़ पौधे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर ऑप्शन 3, इकोसिस्टम विदाउट डीकम्पोजर्स कैन बी सेल्फ कंटेन्ड। ये बिल्कुल गलत है। अगर डीकम्पोजर्स ही नहीं होंगे तो डेड प्लांट और एनिमल डीकम्पोज करेगा कौन? बॉडीज ऐसे ही रह जाएंगी यहाँ पर। ओके, फिर है ऑप्शन 4, इकोसिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस। ये भी गलत है, क्योंकि रेनफॉल, सनलाइट, पोल्यूशन, क्लाइमेट, बाहर के फैक्टर इकोसिस्टम को अफेक्ट करते ही करते हैं। तो इंसुलेटेड का मतलब है कि वो प्रोटेक्टेड है बाहर के फैक्टर से, तो ऐसी बात नहीं है। ओके, बात समझ आ गई? मूव करते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप कार्निवोर। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इसमें तो मुझे लगता है कुछ कुछ तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या ही मैं बताऊं। टॉप कार्निवोर यानी कि देखो, जो फूड साइकिल वगैरह पढ़ी है उसमें सबसे टॉप पे कौन आते हैं? बहुत आसान है, इसका आंसर है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि हम लोग ही जानवरों को खाते हैं ना। जानवर तो जानवरों को खाते हैं, और हम लोग हैं जो जानवरों को भी खाते हैं।
तो इसलिए टॉप में हम आते हैं ह्यूमन बीइंग। कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर, ये सब तो पता ही होंगे, ये तो सब तो पढ़ा ही हुआ है सब 10 बार। ह्यूमन सिट एट द टॉप ऑफ मोस्ट फूड चेन्स, ठीक है, सबसे ऊपर होते हैं हम फूड चेन में, इसलिए हमें बोला गया है। ओके, ह्यूमन बीइंग ओमनीवोर्स भी होते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी। फूड चेन में ह्यूमन टॉप लेवल के कंज्यूमर होते हैं, इसी वजह से ह्यूमन बीइंग इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट, द मेन रिजर्वॉयर ऑफ सल्फर इन द बायोस्फेयर इज। अभी देखो ये फैक्ट है, ये याद करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ समझने वाली चीज भी नहीं है सच। द मेन रिजर्वॉयर ऑफ सल्फर बायोस्फेयर, यानी कि हमारे आसपास के एनवायरमेंट में सल्फर सबसे ज्यादा हमें कहाँ मिलता है, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। ओके, जैव मंडल में प्रमुख सल्फर का भंडार है कहाँ? वायुमंडल, महासागर, सूक्ष्म जीवम या फिर अवसाद। एटमॉस्फेयर, ओशियंस, ऑर्गेनिज्म या फिर सेडिमेंट्स। तो देखो इसका करेक्ट आंसर है सेडिमेंट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। समझते हैं कि क्यों है। देखो कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल में एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन सल्फर साइकिल है वो थोड़ी अलग है। सल्फर का सबसे बड़ा स्टोरेज एटमॉस्फेयर में नहीं होता, मेनली रॉक्स में होता है। आपको आसपास देखो, जो हम सांस लेते हैं, ओके, ये ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, इसकी यहाँ पे हम लोग और सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन सल्फर नहीं होता यूजुअली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट। अगर सल्फर होगा तो एसिड रेन वगैरह आ सकती है, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जो है सल्फर मेनली रॉक या फिर सॉइल में हमें मिलता है, या फिर सेडिमेंट्स। ओके, अब देखो और ऑप्शंस कैसे गलत है ये बता दूं। एटमॉस्फेयर, यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के लिए इंपॉर्टेंट है, सल्फर के लिए नहीं, सल्फर नहीं होता एटमॉस्फेयर में ज्यादा। ओशियन सल्फर प्रेजेंट होता है लेकिन मेन नहीं, मेनली सल्फर सबसे ज्यादा मात्रा में नहीं होता। ऑर्गेनिज्म, देखो प्लांट और एनिमल में सल्फर होता है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है। ओके, तो इसलिए आंसर क्या है? सेडिमेंट्स, अवसाद। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। हेमलॉक एंड मैपल आर फाउंड इन। अब देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैंने तभी बताया सारी चीजें याद करने वाली है, ये क्वेश्चन याद करने वाला है, क्वेश्चन 8 याद करने वाला है। ओके, हेमलॉक और मैपल पाए जाते हैं कहाँ पर? शंकुधारी वन में, शीतोशोषण पर्णपाती वन में, शीतोशोषण सदाबहार वन में, या फिर शीतोशोषण वर्षा वन में। मेरी हिंदी देखो इतनी ही आती है मुझे जितनी आनी हो, मैं इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैं इंग्लिश वाला ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। हिंदी मेरे को, मैं इतना ज़्यादा नहीं हूँ, ठीक है। तो हिंदी में देखो, हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, एक्सप्लेनेशन तो मैं तुम्हें जनरल लैंग्वेज में ही दे रही हूँ ना, तो एक्सप्लेनेशन समझना ज़रूरी है। क्वेश्चन तुम लोग खुद भी अटेम्प्ट कर रहे हो। तो देखो क्वेश्चन 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। एक्सप्लेनेशन देती हूँ मैं। देखो हेमलॉक और मैपल दोनों जो है फेमस टेम्परेचर फॉरेस्ट ट्रीज हैं, ठीक है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट के सबसे खास बात क्या होती है, ये वाले जो फॉरेस्ट जिसका आंसर है ये, इसकी खास बात ये है कि यहाँ के ट्रीज एक पर्टिकुलर सीजन में अपने लीव्स गिरा देते हैं सारे, इसी वजह से इन्हें डेसिडियस फॉरेस्ट कहा जाता है। ओके, अब ऑप्शन में आपको और भी दे रखे हैं। कॉन्फिरस फॉरेस्ट जो है ये, यहाँ पे आपको पाइन और फिर जैसे ट्रीज मिलेंगे, प्लीज ये लिख लो कहीं पे। कॉन्फिरस में आपको पाइन एंड फिर। ओके, टेम्परेट में आपको लीव्स जो है साल भर रहती हैं ऐसे पेड़ों पे, वो वाले पेड़ मिलेंगे। और टेम्परेट रेन फॉरेस्ट में यहाँ पे हाई रेनफॉल वाले जो है फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। मैपल लीफ आपने सुना होगा, बहुत फेमस, ऐसे जिसकी ड्राइंग ऐसी नहीं होती, वो कुछ ऐसे ऐसे कर कर ऐसे कर कर ऐसे करके, ये मैपल लीफ सुनी हुई है ना, कनाडा के फ्लैग में भी आती है। इस वाले जो है ट्रीज की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे भी ये है इसका आंसर सेकंड। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। ऑन विच एनिमल कैलोटीज एंड ओर्मोस्टिस आर प्रिडेटरी इन द थार डेजर्ट। अब देखो ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन, इस तभी ये पेपर डिफिकल्ट था क्योंकि इस पूरे पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए थे जो फैक्ट्स पे, सब कुछ आपको रटा रटाया आना चाहिए। ओके, देखो इसका आंसर क्या है, हिंदी वाले भी देख लेंगे। थार मरुस्थल में कौन सा जानवर कैलोटिस और यूरोमेस्टिक्स परभक्षी होते हैं, यानी कि कौन से एनिमल हैं जो इनको खाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका आंसर है डेजर्ट लोकस्ट। ऑलराइट, मैं आपको बता दूं ये दोनों जो नाम हैं ये एक टाइप की लिजर्ड्स हैं, ओके, जो डेजर्ट में मिलती हैं हमें। मेनली इंसेक्ट्स खाती हैं ये,
डेजर्ट लोकस्ट एक इंसेक्ट है जो क्रॉप्स को भी बहुत डैमेज करता है, इसी वजह से ये नेचुरल प्रे होते हैं इनके। ओके, अब देखो डेजर्ट स्नेक जो है ये लिजर्ट स्नेक का शिकार नहीं करती। ओके, ड्रैगन फ्लाइज जो है जनरली कोर्स के कंटेक्स्ट में कहीं ये आंसर नहीं है, कहीं पे भी इसके बारे में बात ही नहीं, तो इसको तो बिल्कुल ही हटा देना ऑप्शन में से हमेशा। और जर्बिल जो है एक छोटा रॉडेंट है, कॉकरोच टाइप। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे सेकंड है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन अटैच टू स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द रूटेड प्लांट्स आर। अब देखो सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है, कितने ही फैक्ट्स याद कर लेगा कोई इंसान, है ना, तो सारी रटी रटाई चीजें आएंगी इस पेपर में। पेरीफाइटॉन, न्यूस्टन, प्लैंकटॉन या फिर नेक्टॉन, पता ही नहीं होंगे ये सब तुम्हें, मुझे पूरा विश्वास है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, पेरीफाइटॉन। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन 10 में देख लो, वह जीव जो जड़ वाले पौधों के तनों और जड़ों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं ऐसे जीव? इसका आंसर है पेरीफाइटॉन। पेरीफाइटॉन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी के अंदर प्लांट्स की रूट्स जो होती है ना या स्टेम्स के ऊपर चिपक कर रहते हैं बिल्कुल। ठीक है, बेसिकली एल्गे, बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप में आते हैं पेरीफाइटॉन। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब अगर हम और ऑप्शंस देखें तो देखो न्यूस्टन जो है ये वाटर की सरफेस पर रहते हैं, जो ऐसे काई वाई जम जाती है ना वो। ठीक है, प्लैंकटन जो है ये फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं, इनकी अपनी मूवमेंट बहुत कम होती है, एक तरह की मछली के टाइप के होते हैं। ठीक है, और फिर आते हैं नेक्टॉन, ये एक्टिवली स्विम करते हैं फिश की तरह ये भी। ठीक है, ऑलराइट, मूव करते हैं हम लोग। ये 10th वाला क्वेश्चन समझ आ गया ना, इसका आंसर जो है फर्स्ट है। ओके, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे पूछ रहा है द एग्जाम्पल ऑफ लोटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन, अब जिसको लोटिक का मतलब ही नहीं पता वो कैसे बताएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ओके, यहाँ पे आप हिंदी वाला भी देख सकते हो, आंसर आता है तो प्लीज आंसर करना। इसका आंसर है रिवर। ओके, नया वर्ड समझ लेते हैं पहले, लोटिक क्या होता है सबसे जरूरी, वरना क्या ही आंसर करोगे। तो देखो लोटिक का मतलब होता है फ्लोइंग वाटर, बहने वाला पानी। ठीक है, यहाँ जहाँ पानी कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहे। ओके, अब जैसे ही तुम्हें मतलब समझ आएगा अपने आप आंसर कर दोगे, अब तो ईजी है। लेक में पानी जो है ऐसे स्थिर रहता है, पूल में भी। स्वैम्प होता है गड्ढा जहाँ पानी भरा हो। ठीक है, तो लोटिक फ्रेश वाटर रिवर। लेक में पानी स्टेबल रहता है, पूल का पानी स्टिल होता है, स्वैम्प पता है यहाँ पे पानी नहीं होता। ओके, इजी था। एक और चीज याद रखना, ये जो तीनों हैं लेक, पूल और स्वैम्प, इन्हें हम कहते हैं, ये लोटिक था रिवर, इन्हें हम कहते हैं लेंटिक। क्या कहते हैं? लेंटिक, यानी कि लेजी वाटर। ओके, लेंटिक। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका आंसर है नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी है, इसमें मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है मेरे को लगता है। ठीक है, इसका आंसर है मिनरल डिपॉजिट्स। देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हिंदी वाले भी क्वेश्चन देख लो, बहुत इजी था ये क्वेश्चन इसलिए मैंने जल्दी बता दिया। तो देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो एक बार यूज हो गए तो ह्यूमन लाइफ में दोबारा नहीं मिलते। मिनरल बनने में लाखों जो है करोड़ों साल लग जाते हैं, इसलिए मिनरल्स जो है नॉन रिन्यूएबल है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ देखें तो अगर कंजर्वेशन करी जाए तो वाइल्ड लाइफ बची रहेगी। एक्वाटिक लाइफ है ये रिन्यूएबल होती है। ठीक है, अगर बिल्कुल खत्म ना कर दी जाए। फॉरेस्ट जो है ट्री दोबारा ग्रो हो सकते हैं, तो इसलिए मिनरल डिपॉजिट नॉन रिन्यूएबल है। ये तीनों जो है रिन्यूएबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द सॉइल हैविंग लो ऑर्गेनिक मैटर एंड हैव लो फर्टिलिटी। अब देखो इसमें भी आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए इसमें चीजें, है ना। तो देखो ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आता है आपको पता होना चाहिए, डेड प्लांट्स और लीव्स से आता है। तो इसका आंसर जो है वो है डेजर्ट सॉइल। ऑलराइट, हिंदी वाले देख सकते हैं, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और उर्वरता कम होती है। ओके, तो डेजर्ट सॉइल। देखो मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, जो ये पूछ रहे हैं, ये बेसिकली डेड प्लांट्स और लीव से आता है।
अब डेजर्ट में ना ज़्यादा रेनफॉल होती है, ना ज़्यादा वेजिटेशन होती है, तो जब प्लांट्स ही कम होंगे तो ऑर्गेनिक मैटर भी तो कम होगा जनरली, और ऑर्गेनिक मैटर कम होगा तो फर्टिलिटी सॉइल की उतनी ही कम होगी। ओके, बाकी अगर ऑप्शंस देखें तो देखो रेड सॉइल जो है फर्टिलिटी कम हो सकती है, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर इसमें डेजर्ट सॉइल से ज़्यादा होता है। ठीक है, हिमालयन सॉइल यहाँ वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है तो ऑर्गेनिक मैटर भी ज़्यादा होता है। अब लोमी सॉइल, लोमी टेक्सचर वाला जो होता है, लोमी सॉइल तो एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट सॉइल होता है, तो इसलिए इसमें भी ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज। अभी देखो इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है, इसको आपको याद रखना है। इसका आंसर है 3.5%। ओके, ये याद रखना, समुद्री जल की औसत लवणता, एवरेज सैलिनिटी यानी कि पानी में कितना जो है सॉल्ट प्रेजेंट है, 3.5%। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, रेवाइन लैंड इज फॉर्म ड्यू टू। अभी बिल्कुल ये चीजें, ये पेपर तभी डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें सारे फैक्ट्स है, कुछ भी ऐसा नहीं जो आप गेस कर पाओ। ओके, तो देखो अगर आपको यही नहीं पता कि बीहड़ भूमि किस कारण से बनती है, तो बीहड़ भूमि ही नहीं पता, अगर जिसे जिसे यही नहीं पता रवाइन लैंड होता क्या है, वो कैसे ही आंसर देगा। तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर है सॉइल इरोजन, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। देखो सबने उसका नाम सुना है, चंबल के बीहड़ का? चंबल पता है ना क्या है? तो बीहड़ या रेवाइंस कैसे बनते हैं, एक तरह का लैंड है ये। ठीक है, जब फ्लोइंग वाटर बार बार सॉइल को काटता रहता है तो धीरे धीरे डीप जो है गलीज बन जाती है। जब देखो कहीं पहाड़ों पहाड़ों में ये पानी बह बह के आते रहते हैं ना, तो जो लैंड बन जाता है वही होता है ये। ठीक है, इस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन से जो लैंड बनता है इसको हम रवाइन लैंड कहते हैं। ठीक है, देखो एसिडिक सॉइल जो होता है ये सॉइल का पीएच बताता है, रेवाइंस नहीं बनाता। बेसिक सॉइल भी पीएच से रिलेटेड है, और सॉइल सैलिनिटी, सॉल्ट इंक्रीज होने से फर्टिलिटी अफेक्ट होती है, तो उसके बारे में है। ठीक है, अब देखो हमने 15 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, है ना? तो मेरे को पहले तो ये बताओ कि क्या मेरी अप्रोच सही है, मैं ऐसे ही तुम लोगों को आंसर समझाऊं, या फिर मैं कोई और अप्रोच फॉलो करूं जिससे तुम्हें बेटर समझ आए। ओके, क्योंकि टाइम तो लग रहा है इसमें, लेकिन तुम्हारा जो है, मैं जितनी चीजें कवर कर सकती हूँ उतनी कर रही हूँ। तो अभी के लिए ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आई ट्राई कि मैं पूरे 50 के 50 क्वेश्चन डिस्कस करूँ। टाइम लग रहा है क्योंकि मुझे तुम्हें चीजें समझानी भी पड़ रही हैं। ओके, ज्यादा हुआ तो हम 15-15 करके, जैसे 15 नेक्स्ट में और फिर 20 नेक्स्ट में, ऐसे कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही करते हैं। तो मेरे को बताओ कि क्या तुम लोग ये अप्रोच फॉलो करना चाहोगे या फिर मैं कोई और अप्रोच लाऊं। तो मुझे सजेशन भी दे सकते हो कमेंट्स में कि अगर नहीं मैम हमें ऐसे नहीं समझ आ रहा, आप ऐसे किसी और तरीके से समझा दो। ओके, तो तुम वो भी मेरे को बता सकते हो। ऑलराइट, तो अभी के लिए ये पार्ट 1 था। दिसंबर 2024 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर। ठीक है, अगर तुम लोग को ये वाला पीडीएफ चाहिए हो जिसमें मैंने हर यूनिट के तुम्हें 25-25 क्वेश्चन दिए जो बहुत पेपर में इंपॉर्टेंट है, तो तुम मेरे को नीचे दिए गए टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम लिंक पर मैसेज करके पीडीएफ मेरे से परचेज कर सकते हो, बहुत ही कम अमाउंट के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट के लिए तुम्हें 2 कमेंट करना है और मुझे बताना भी है कि क्या तुम्हें सही समझ आ रहा है या तुम्हें कोई और अप्रोच चाहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।